हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी। इसमें आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तराइन के युद्ध के बारे में पूछा गया है। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी में किसने जीता था? तो देखिए, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ है, ये हुआ है 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ है। और ये किसके बीच में हुआ था? तो ये जो युद्ध है, ये हुआ था मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध हुआ था। इसमें जीत किसकी हुई थी? तो जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। जीत किसकी हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज चौहान। और जो तराइन का दूसरा युद्ध है, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1192 ईस्वी में। 1192 ईस्वी में। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। पृथ्वीराज चौहान के बीच में यह युद्ध हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? तो इसमें जीत हुई थी मोहम्मद गौरी की। गौरी की जीत हुई थी। गौरी की जीत हुई थी। इसके बाद में जो चंदावर का युद्ध है, ये कब हुआ था? तो जो चंदावर का युद्ध है, ये हुआ था चंदावर युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1194 ईस्वी में। और यह युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में हुआ था। और इसमें जीत किसकी हुई थी? विजय कौन हुआ था? विजय हुआ था मोहम्मद गौरी। विजय किसकी हुई थी? मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। और मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई थी? 15 मार्च। मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो की रचना किरान उस उदयन की विषय वस्तु है क्या है? तो कैकुकाबाद और बुगरा खान के मध्य सुलह की भेंट। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? तो प्रशासनिक भाषा यहाँ पर फारसी हो जाएगा। प्रशासनिक भाषा कौन सी थी? फारसी थी। नेक्स्ट है, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो ये किसने लिखा है? मिनहाज ए सिराज ने लिखा है कि जो रजिया है ये अपने भाइयों से अधिक योग्य है। और रजिया का शासन समय क्या रहा है? तो रजिया का जो शासन समय है, शासन कब से कब तक रहा है? 1236 से 1240। 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन रहा है। और जो रजिया है, यह दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम शासक थी। दिल्ली की प्रथम व अंतिम दिल्ली की प्रथम व अंतिम महिला शासक थी। अंतिम महिला शासक थी। नेक्स्ट है, भारत में सांकेतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है? तो आप सभी को पता है कि जो गुप्त काल है, इसको स्वर्ण युग काल कहा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग काल कहा जाता है। आंसर आपका गुप्त काल सही होगा। गुप्त काल को एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग काल माना जाता है। स्वर्ण युग माना जाता है। किसका माना जाता है? संस्कृत का माना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? गुप्त काल को और क्या कहा जाता है? गुप्त काल को और क्या कहा जाता है? तो श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा जाता है। श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा जाता है। श्रेष्ठ कवियों का काल भी कहा जाता है।
नेक्स्ट है निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को काल क्रमानुसार संयोजित कीजिए, यहाँ पर बताना है क्या सही होगा। तो देखिए इनका एक सीक्वेंस बताना है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन समय है ये कब से कब तक रहा है, तो शासन समय रहा है 1206 से 1210 ईस्वी तक, 1206 से 1210 तक। इल्तुतमिश का शासन समय कब से कब तक रहा है, तो 1211 से 1236, 1211 से 1236। रजिया का शासन समय कब से रहा है, तो 1236 से 1240, 1236 से 1240। और नासिरुद्दीन महमूद का जो शासन समय है ये कब से कब तक रहा है, तो 1246 से 1265 या 66, 65 66 का समय रहा है। तो आंसर यहाँ पे देखिए सभी बढ़ते क्रम में है, तो आंसर आपका यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासन काल में किया गया है, तो ये किया गया है अलाउद्दीन खिलजी। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को और क्या कहा जाता है, तो सिकंदर ए सानी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को और क्या कहा जाता है, सिकंदर ए सानी कहा जाता है, सिकंदर ए सानी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, तो दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है, दूसरा सिकंदर। और दूसरा सिकंदर कहा जाता है किसको, अलाउद्दीन खिलजी को। और अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी व्यवस्था की है, किसकी शुरुआत की है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है इन्होंने स्थायी सेना का गठन किया है। स्थायी सेना का गठन किसने किया है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया है स्थायी सेना का गठन। और इन्होंने क्या किया है, तो नगद वेतन देने की शुरुआत की है। नगद वेतन देने की शुरुआत किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। शुरुआत किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने की है। घोड़े दागने की प्रथा किसने शुरू की है, घोड़े दागने की प्रथा, घोड़े दागने की प्रथा की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी ने की है। और हुलिया प्रणाली की शुरुआत किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने। हुलिया प्रथा की शुरुआत, हुलिया प्रथा की शुरुआत भी किसने की है, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये चारों पॉइंट जो हैं आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था, तो आप सभी को पता है गुलाम वंश का शासक था। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, गुलाम वंश। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो ये लगाया था, सी आंसर सही है, फिरोज शाह तुगलक। बलबन को क्या कहा जाता है, जिले ए इलाही कहा जाता है। बलबन को क्या कहा जाता है, जिले ए इलाही कहा जाता है, जिले ए इलाही। ठीक, जिले ए इलाही कहा जाता है। और बलबन ने किसकी शुरुआत की थी, तो पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी। पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी। और किसकी शुरुआत की है, तो सिजदा व पैबोस की शुरुआत की है। सिजदा व पैबोस की शुरुआत की है, सिजदा व पैबोस की शुरुआत की है। और ईश्वर का प्रतिनिधि किसको कहा जाता है, बलबन ने अपने आप को कहा है ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि किसको कहा जाता है, तो बलबन को। बलबन ने अपने आप को क्या कहा है, ईश्वर का प्रतिनिधि। और दीवान ए आरिज की स्थापना किसने की है, ये भी ध्यान रखिएगा, दीवान ए आरिज, दीवान ए आरिज, इसकी स्थापना किसने की है, तो बलबन ने। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है सभी आपको यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सभी लोग चैनल पे कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। और वीडियो आप सभी लोग जितनी भी अपलोड की जाती हैं यहाँ पर प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। 100% आप सभी का SST में स्कोर होगा। नेक्स्ट है, गुलाम वंश बना था तो कुछ और संबंधित परिवार जिनके संस्थापक दास सैनिक के रूप में राजा के लिए सेवा देते थे। आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा। इसके बाद में है, नूहे सीपीहर के रचनाकार कौन है, तो ये हो जाएंगे अमीर खुसरो। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। मलिक मोहम्मद जायसी जो ये लेखक हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या है, इनकी पुस्तक का
नाम क्या है? तो ये हो जाएगा पद्मावत। पुस्तक का नाम क्या है? पद्मावत। पद्मावत पुस्तक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी हैं। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो यहाँ पर आंसर आपका अकबर सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका अकबर सही हो जाएगा। अकबर आंसर सही होगा, ध्यान रखिएगा। ये पॉइंट यहाँ पर कुछ गलत हो गया है। मीराबाई की जगह पर आप लोग अकबर लिख लीजिएगा तो सी पॉइंट यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अकबर। और अकबर का शासन समय कब से कब तक का रहा है? तो 1556 से शासन कब से कब तक रहा है? 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1605 ईस्वी तक शासन समय रहा है। नेक्स्ट है इन बादशाहों में से कलंदर के नाम से कौन विख्यात था? तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, बाबर। और यदि आपसे दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो क्या होगा? अली शाह। अली शाह ये भी क्या है? कलंदर के नाम से विख्यात थे। आंसर आपका यहाँ पर यदि एक ही नाम पूछा जाए तो बाबर ही टिक करिएगा, यहाँ पर सी आंसर सही है। नेक्स्ट है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था क्या? राम प्रसाद। और राम प्रसाद ने हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद ने हल्दी घाटी के युद्ध में 13 हाथियों को मारा है। कितने हाथियों को मारा है? तो 13 हाथियों को मारा है। और ये 13 हाथी किसके थे? तो ये अकबर के थे। ये 13 हाथी किसके थे? ये अकबर के 13 हाथी थे। 13 हाथी थे। नेक्स्ट है चित्रकला शैली बड़ी ठगी संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है नागरी दास से। और इनका जो दूसरा नाम है क्या है? सावंत सिंह। दूसरा नाम क्या है? सावंत सिंह नाम है। यदि आपके एग्जाम में सावंत सिंह लिख कर आ जाए नागरी दास की जगह पर तो आपका आंसर यहाँ पर सावंत सिंह सही हो जाएगा। तो यहाँ पर निहाल चंद हो जाएगा। निहाल चंद। रचना किसने की है? निहाल चंद ने रचना की है। और ये जो चित्रकला है किससे संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रकला से संबंधित है। किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। किशनगढ़ शैली चित्रकला से संबंधित है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थ जो भारत में मध्यकाल में नहीं आया है, क्या हो जाएगा? कद्दू। और कद्दू को काशी फल भी कहते हैं। आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कहाँ करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी में करवाया है। कब करवाया था? तो 1575 ईस्वी में। 1575 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया है। और इबादत खाना कहते किसको है? तो सभा घर को कहते हैं। इबादत खाना किसको कहते हैं? तो सभा घर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? तो दीन ए इलाही की जो स्थापना है अकबर ने की है। कब किया है? 1582 ईस्वी में। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मुगल कालीन स्रोतों में से कौन से विशेष उपयोगी है? तो विशेष उपयोगी आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी करवाया है, उसमें भी आपको इसका आंसर बताया, आईने ए अकबरी है। नेक्स्ट है अकबर के शासनकाल में 10 साला बंदोबस्त विकसित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो ये किसको दिया जाता है? टोडर मल को दिया जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तानसेन किसके दरबारी गायक थे? तो ये अकबर के दरबारी गायक थे, अकबर के। और जो तानसेन है ये हिंदुस्तानी संगीत के गायक थे। हिंदुस्तानी संगीत के गायक। हिंदुस्तानी संगीत के गायक। संगीत के जाने माने गायक। संगीत के जाने माने हिंदुस्तानी संगीत के जाने माने गायक थे। नेक्स्ट है हुमायूंनामा किसने लिखी है? तो हुमायूंनामा लिखी है गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है। और ये कौन है? तो ये बाबर की पुत्री है। ये बाबर की पुत्री है। कौन? गुलबदन बेगम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया है? तो ये हो जाएगा बुलंद दरवाजा। और बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया है? तो अकबर ने कराया है। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया है? अकबर ने। कहाँ पर करवाया है? फतेहपुर सीकरी में निर्माण कराया है। और ताजमहल शाहजहां से संबंधित है। दिल्ली का लाल किला शाहजहां से संबंधित है। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां से संबंधित है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था या थी? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, फारस के शाह अब्बास प्रथम। और अकबर के समकालीन लोग पूछ लिया जाए तो क्या होगा? यदि लोग पूछ लिया जाए तो क्या होगा? संत संत निम्बार्क, संत निम्बार्क। और यहाँ पर रुद्रचंद, रुद्रचंद। और जो रुद्रचंद है ये कौन है? तो चंद एक राजा है, ये क्या है? एक राजा। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए और कौन-कौन से समकालीन शासक हैं, तो यहाँ पर आपका महाराणा प्रताप हो जाएगा, यहाँ पर महाराणा प्रताप। इसके बाद में सूरदास हो जाएगा, सूरदास ये क्या है? ये भी अकबर के समकालीन है। और सदाशिव राय, और यहाँ पर सदाशिव राय, सदाशिव राय ये भी क्या है? अकबर के समकालीन शासक हैं। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए क्योंकि? क्योंकि वह मराठा विस्तार पर नियंत्रण करना चाहता था। आंसर आपका यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नियंत्रण करना चाहता था मतलब रोकना चाहता था, रोकना चाहता था, विस्तार को रोकना चाहता था। तो आंसर आपने देखा है यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खानवा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? तो जो खानवा का युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया है। और इसमें जीता कौन है? तो जीता है बाबर, बाबर की जीत हुई है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है ए सही है, बाबर जीता है। और ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो देखिए 16 मार्च, ये युद्ध कब हुआ है? तो 16 मार्च 1527 को हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो खानवा गांव में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? खानवा गांव में यह युद्ध हुआ है। और खानवा गांव कहाँ पर है? तो राजस्थान के भरतपुर जिले में है। जिला कौन सा है? तो जिला है भरतपुर, जिला है भरतपुर। और स्थान क्या है? राजस्थान, राजस्थान राज्य में, राजस्थान के भरतपुर खानवा गांव में खानवा युद्ध हुआ है बाबर और राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट है, मुगल शासन प्रणाली में दीवाने एतन नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो कार्य क्या था? तो वेतन संबंधी मामलों को देखना था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, वेतन संबंधी मामलों को देखना। नेक्स्ट है, विश्व शांति का विचार किस मुगल शासक ने आगे बढ़ाया है? तो ये किसने बढ़ाया है? आंसर यहाँ पर अकबर सही हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पर सही है, अकबर। नेक्स्ट है, मराठा शासक शिवाजी का जन्म हुआ था कहाँ पर? तो ये जन्म हुआ था शिवनेरी में, शिवनेरी में हुआ था। शिवनेरी कहाँ है? मध्य महाराष्ट्र में है। शिवनेरी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। जन्म कब हुआ था? तो 19 फरवरी, जन्म कब हुआ था? 19 फरवरी 1630 को। यहाँ पर 27 बताया गया है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने क्या टिक किया है, 30 या 27। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुगल साम्राज्य प्रणाली की सुदृढ़ता का कारण था क्या? तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही हो जाएगा, मनसबदारी प्रणाली है। और जो ये मनसबदारी प्रणाली है ये किसने शुरू की है? तो अकबर ने शुरू की है। अकबर ने कब शुरू की है? 1571 ईस्वी में। यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, भवभूति ने की थी। मालती माधव नाटक की रचना किसने की है? भवभूति ने की है। जो भास है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है। संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है। और यहाँ पर जो बाण भट्ट है तो ये कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि। जो बाण भट्ट है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। और कालिदास की रचना का नाम क्या है? तो कालिदास की रचना का नाम है शाकुंतलम। कालिदास की रचना का नाम है शाकुंतलम। नेक्स्ट है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था, कौन था? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? चरक। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, चरक था। अश्वघोष ने कौन सी पुस्तक की रचना की है? तो बुद्ध चरित। बुद्ध चरित के लेखक कौन है? अश्वघोष है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है सी सही है।
सुश्रुत की जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेखक से संबंधित 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये यहाँ पर आप सभी के 3 से 4 नंबर कवर हो जाएंगे। सुश्रुत की जो प्रमुख रचनाएं हैं, ये प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक है, प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक है। और यहाँ पर श्रुश्रु संहिता है, श्रुश्रु संहिता है। आपने देखा है आंसर यहाँ पर सी सही है। और जो अश्वघोष है, ये कौन सी बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे, चतुर्थ बौद्ध संगीत के, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे, चतुर्थ बौद्ध संगीत के उपाध्यक्ष थे। और जो चतुर्थ बौद्ध संगीत है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ पर हुआ था, कश्मीर में, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट है, गांधार कला पर किस विदेशी काल का प्रभाव है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। और यदि यहाँ पर ग्रीको रोमन लिखा हो तो भी आंसर आपका सही होगा, ग्रीको रोमन, सी आंसर यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट है, एम्फोरा एक डैश था क्या, तो ये एक प्रकार का फूलदान था, एक प्रकार का आप कह सकते हैं फूलदान या जार, फूलदान या जार कह सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, लंबा एवं दोनों तरफ हथे लगा जार। और इस जार का प्रयोग किस लिए किया जाता था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रयोग किस लिए किया जाता था, तो तरल व सूखे फूलों के लिए किया जाता था, तरल व लिक्विड के लिए किया जाता था, ठीक है, लिक्विड के लिए किया जाता था, व ड्राई फ्लावर्स के लिए भी किया जाता था, सूखे फूलों के लिए, सूखे फूलों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम किसके लिए प्रसिद्ध था, उत्तर पश्चिम पूछा जाए तो कंबल हो जाएगा। और यदि दक्षिण भारत पूछा जाए तो क्या होगा, तो सोना एवं बहुमूल्य पदार्थ। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये हो जाएगा सोना एवं बहुमूल्य पदार्थ के लिए प्रसिद्ध था। आंसर यहाँ पर आपका डी सही है। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश के नाम से बुलाते थे, तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, काला सोना के नाम से इसे बुलाते थे, डी आंसर सही है। नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक द्वारा लड़ी गई लड़ाई का स्थल कलिंग वर्तमान में कहाँ है, तो ये वर्तमान में है ओडिशा में, आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और यदि आपसे भाग पूछे किस भाग में है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में है, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, उत्तरी भागों में है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, आंसर यहाँ पर आपका भी सही हो जाएगा, चाणक्य थे। इसके बाद में है अशोक का धम्म, यहाँ पर बताना है क्या आंसर सही है, तो ये अच्छे व्यवहार का सिद्धांत है, एक आदर्श है, सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित विचारों की एक समिष्टि है, आंसर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 2011 में पूछा गया है। नेक्स्ट है, इन सभी विद्वानों में क्या समान है, आप स्तंभ, बौधायन, कात्यायन, मानव, पाणिनि, पिंगल, याज्ञवल्क्य, ये किससे संबंधित है, ये सभी व्याकरणाचार्य थे, आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, व्याकरणाचार्य थे। नेक्स्ट है, शाकुंतलम लिखी थी किसने, शाकुंतलम किसने लिखी थी, अभी आपने देखा था कि कालिदास ने लिखी है, आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। और भास ये किससे संबंधित है, तो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध रचनाकार है। अश्वघोष को अभी आपने देखा है, अश्वघोष किससे संबंधित है, बुद्ध चरित्र से संबंधित है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, अश्वघोष है।
यहाँ पर पहला आंसर सही है। नेक्स्ट है अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, वृहद्रथ थे। इनका शासन समय कब से कब तक माना गया है? तो 187 से 180 ईसा पूर्व का समय माना गया है। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर जरूर बता दीजिएगा, किस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट है। नेक्स्ट है शक काल की शुरुआत कनिष्क ने की थी, कब की थी? तो ये किया था 78 ईस्वी में। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है चाणक्य को किस नाम से भी जाना जाता है? तो चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है औषधि में किसका संबंध नहीं है? औषधि में किसका संबंध नहीं है? तो देखिए धन्वंतरी आपने सुना है, एक प्रकार की औषधि होती है। चरक एक प्रकार की औषधि होती है, ये भी चरक भी जो है औषधि से संबंधित है। सुश्रुत ये भी औषधि से संबंधित है। जो भास्कराचार्य है ये किससे संबंधित है? तो यहाँ पर गणितज्ञ हो जाएगा, यहाँ पर गणितज्ञ और ज्योतिष, और यहाँ पर ज्योतिष। तीसरा है खगोल शास्त्र, तीसरा है खगोल शास्त्र से संबंधित है। यहाँ पर आपका आंसर बी सही हो जाएगा। भास्कराचार्य जो है ये औषधि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? यहाँ पर आंसर चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर आंसर आपका सही होगा। और इसकी स्थापना कब की गई थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 322 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की गई थी। किसने किसको हराया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको हराया था? नंद राजवंश को हराया था, नंद राजवंश को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद राजवंश को हराया था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में किया था। नेक्स्ट है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसे भेजा था? तो श्रीलंका किसको भेजा था? अपने बेटे महेंद्र को भेजा था। बेटे का नाम क्या था? महेंद्र था। और बेटी को भी भेजा था। बेटी का नाम क्या था? संघमित्रा था। बेटी का नाम संघमित्रा था। तो दोनों लोगों को जो है श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। और चाणक्य को अभी आपने देखा अन्य किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सातवाहन वंश के शासकों की कार्यकालीन भाषा थी, क्या थी? तो भाषा जो थी ये प्राकृत थी। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद में है निम्नलिखित में से कौन से शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? जैन भिक्षु बनने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन को त्याग दिया था। नेक्स्ट है इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका का जो लेखक है ये मेगस्थनीज था। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, मेगस्थनीज। इसके बाद में भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है सारनाथ अशोक स्तंभ से। सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। बी आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया है? किस काल में किया गया? तो यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा, मौर्य काल में किया गया है। क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया है सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है क्या? तो इसको कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। दरगाह क्या होता है? तो एक मकबरा होता है। दरगाह क्या होता है? एक मकबरा होता है। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। जो सूफी संत है इनके जो रहने का स्थान है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खानकाहो। सूफी संत के रहने का स्थान, सूफी संत के
रहने का स्थान क्या कहलाता है? खानकाहो कहलाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है पीर से राजस्थान के पेपर में, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है मुरीद। पीर और मुरीद क्या है? तो जो पीर शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? सूफी संतों के लिए। सूफी संत को पीर कहते हैं। सूफी संत को पीर कहते हैं, और इनके शिष्य को क्या कहते हैं? मुरीद कहते हैं। सूफी संत के शिष्य को मुरीद कहते हैं। सूफी संत के शिष्य को मुरीद कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा, आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सूफी शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है अरबी भाषा सफा से। अरबी भाषा शब्द सफा से उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ क्या होता है? पवित्रता। अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होगा? सफा का अर्थ होता है पवित्रता। सफा का अर्थ पवित्रता होता है। और इसका आगमन कहाँ से माना जाता है? इसका जो आगमन है, सूफी सिलसिले का जो आगमन है, ये कब से और कहां से माना जाता है? तो ये दिल्ली सल्तनत के पूर्व से माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के पूर्व से माना जाता है। यदि आपसे शताब्दी पूछ लिया जाए तब क्या होगा? तो 12वीं शताब्दी। कब से? तो 12वीं शताब्दी से माना जाता है। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया है, किसके द्वारा? तो ये किया गया है रामानुज के द्वारा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। और ये किस में विश्वास करते थे? तो सगुण में विश्वास करते थे। सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे। जो रामानुज है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो तमिलनाडु में हुआ था। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में हुआ था। और दूसरा शब्द यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दूसरा शब्द है पैराम्बदूर। तमिलनाडु को और क्या कहा जाता है? पैराम्बदूर कहा जाता है। और ये विष्णु भक्त है। जो रामानुज है ये कौन से भक्त है? तो ये विष्णु भक्त है। किस देवता के भक्त पूछ लिया जाए तो विष्णु भक्त है। और ये प्रभावित किससे हुए हैं? ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये प्रभावित हुए हैं अलवरो से। ये किससे प्रभावित हुए हैं? अलवरो से प्रभावित हुए हैं। किससे प्रभावित हुए हैं? अलवरो से। तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग वीडियो स्किप मत करिएगा। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आप सभी के ये छपने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है डी आंसर सही है। इसके बाद में है बसवन्ना। तो देखिए जो बसवन्ना है ये किससे संबंधित है? तो कर्नाटक का वीर शैव आंदोलन से संबंधित है। किस आंदोलन से संबंधित है? वीर शैव आंदोलन से। ये कहाँ का आंदोलन है ये पूछ लिया जाए, स्थान क्या है? तो कर्नाटक का। कर्नाटक का वीर शैव आंदोलन है। और जो ये आंदोलन है इसमें किसका विरोध किया गया है और किसकी समानता पर बल दिया गया है? तो विरोध किया गया है जातिवाद पर। जातिवाद पर विरोध किया गया है और सभी जातों में समानता पर बल दिया है। नेक्स्ट है सूफी संत जिसकी दरगाह अजोधन में अवस्थित है। आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा, शेख फरीदुद्दीन गंज ए सकर। आंसर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है संत मीराबाई के पति का नाम था। मीराबाई के पति का नाम मेवाड़ के राजपूत राणा सांगा के पुत्र राणा सांगा के पुत्र भोजराज थे। भोजराज। तो पति का नाम क्या है? मीराबाई के पति का नाम है भोजराज। और ये कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये मेड़ता की राजकुमारी थी। मेड़ता के राजा रत्न सिंह की इकलौती संतान थी। रत्न सिंह की इकलौती संतान थी। और जो इनका विवाह है 16वीं शताब्दी में हुआ है। संत जो मीराबाई है इनका विवाह कब हुआ है? तो 16वीं शताब्दी में हुआ है। 16वीं शताब्दी में हुआ है।
किसके साथ हुआ है? तो जो मेवाड़ के राजा राणा सांगा है, इनके पुत्र भोजराज के साथ हुआ है। और जो मीराबाई है, ये किसकी अनुयायी बनी है? तो अनुयायी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये किसकी अनुयायी है? किसकी अनुयायी है? तो रविदास की अनुयायी है। रविदास की अनुयायी है। मीराबाई किसकी भक्त है? सभी को पता है, भगवान कृष्ण की भक्त है। भगवान कृष्ण की भक्त है। मीराबाई ने जो रचनाएं की हैं, ये किस भाषा में की है? जो रचना की है, ये किस भाषा में की है? तो राजस्थानी भाषा है। राजस्थानी भाषा व ब्रज भाषा है। व ब्रज भाषा है। और जो रचना की है, इसमें कृष्ण को अपना पति माना है। जो रचना की है, इसमें कृष्ण को अपना पति माना है। पति मानकर रचना में चित्रित किया है। रचना में चित्रित किया है। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, भोजराज है। आंसर आपका पहला सही है। नेक्स्ट है, विष्णु के भक्त कहलाते थे। आपने क्वेश्चन नंबर 56 में देखा है, तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, अलवर। जो विष्णु भक्त थे, तो ये अलवर संतों से प्रभावित थे। आंसर आपका यहाँ पर सी सही है। और विष्णु भक्त को कहते क्या है? तो वैष्णव कहते हैं। विष्णु भक्त को क्या कहते हैं? वैष्णव कहते हैं। वैष्णव कहते हैं। और यदि आपसे अलवरों की संख्या पूछ ली जाए, कितनी है अलवरों की संख्या? तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अलवरों की संख्या पूछ लिया जाए तो कितनी होगी? 12। और जो अलवर संत 12 है, इसका संकलन किसमें देखने को मिलता है? अलवर का एक गीत है दिव्य प्रबंधन, इसमें देखने को मिलता है। एक गीत है दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम में अलवरों की संख्या 12 देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता है? तो आप सभी को पता है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1141 में जन्म हुआ था। जन्म पूछा जाए तो 1141 में जन्म हुआ था। निधन पूछा जाए तो 1236 में हुआ था। निधन 1236 में हुआ था। और निधन हुआ कहां पर है? तो अजमेर। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जितने भी क्वेश्चन अजमेर राजस्थान से हैं, ये जरूर आप लोग कहीं पर नोट डाउन कर लिया करिए। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अजमेर राजस्थान, तो यहाँ पर आंसर आपने देखा है, बी सही है। और जो इनकी दरगाह है, ये किस नाम से प्रसिद्ध है? अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है, जो अजमेर में है। नेक्स्ट है, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय है क्या? तो देखिए, जो खानकाहों है, तो यहाँ पर जो गुरु होते थे, सभा लगाते थे, अपने अनुयायियों को आध्यात्मिक उपदेश देते थे। तो वे स्थान जहाँ सूफी संत बैठकों का आयोजन करते थे। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हैंगियोग्राफी संबंधित है किससे? जो हैंगियोग्राफी है, ये किससे संबंधित है? तो संत के जीवनी से संबंधित है। संत के जीवनी लेखन से संबंधित है। यहाँ पर आंसर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानवतावाद का अग्रदूत था कौन? पेट्रार्क। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। और ये इटली के विचारक है। ये कौन है? तो इटली के विचारक है। और इन्होंने ही मानवतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ये क्वेश्चन आप सभी का रीट एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। और ये कौन थे? तो ये शास्त्रीय विद्वान थे। ये कौन थे? तो शास्त्रीय विद्वान थे। शास्त्रीय विद्वान थे। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का लोकगीत जो विरह वियोग व्याकुलता में गाया जाता है, वह है क्या? झुमेलो गीत है, जो विरह वियोग और व्याकुलता में गाया जाता है। आंसर यहाँ पर सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाथ साहित्य का संबंध है किससे? तो नाथ साहित्य का संबंध है बांग्ला से, बंगाली भाषा से। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। और नाथ साहित्य जो है,
योग साधना और नाथ पंथ पर आधारित है। जो नाथ साहित्य है ये किस पर आधारित है? तो ये योग साधना और नाथ पंथ पर आधारित है। नाथ पंथ पर आधारित है। भाषा पूछ ली जाए क्या है? भाषा क्या है? अपभ्रंश। भाषा क्या है? अपभ्रंश। यहाँ पर आंसर आपने देखा है, ए सही है। नेक्स्ट है, खालसा की स्थापना करने वाले निम्न में से कौन थे? तो खालसा पंथ की स्थापना कब की गई है? 1699 ईस्वी में स्थापना की गई है। और किसने किया है? तो गुरु गोबिंद सिंह ने किया है। गुरु गोबिंद सिंह ने किया है। और गुरु गोबिंद सिंह जो है ये सिख गुरु श्रेणी में किस नंबर पर आते हैं? तो ये 10वें नंबर पर आते हैं। सिख गुरु श्रेणी में ये 10वें व अंतिम गुरु है। 10वें व अंतिम गुरु है। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है पहला सही है। जन्म कहाँ पर हुआ था? तो पटना में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ है? तो पटना में हुआ था। जन्म पटना में हुआ था। सिखों का जो पवित्र ग्रंथ है ये क्या है? पवित्र ग्रंथ क्या है? ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो गुरु ग्रंथ साहब है। गुरु ग्रंथ साहब है। आप सभी लोग एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस मुगल सम्राट ने सिख धर्म को खतरा बताया है? सिख धर्म को खतरा किसने बताया है? कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है, सोनपुर के अतिरिक्त भारत में पशु मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आप सभी को पता है, एक तो आपका बिहार हो जाएगा, बिहार है। दूसरा हिमाचल प्रदेश है। दूसरा हिमाचल प्रदेश। और आप सभी को यह भी पता है कि राजस्थान। तो यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा। पुष्कर कहाँ है? राजस्थान में है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? सभी को पता है, छठ पूजा है। क्या है? छठ पूजा है। नेक्स्ट है, सतनाम पंथ के संस्थापक थे कौन? तो यहाँ पर गुरु घासीदास हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है, गुरु घासीदास। कबीर के बारे में भी यहाँ पर देख लीजिए। कबीर के बारे में, जो कबीर की शिक्षाएं हैं किसमें है? बीजक में है। कबीर की जो शिक्षाएं हैं ये किसमें है? तो ये बीजक में है। जो कबीर के अनुयायी हैं क्या कहलाए हैं? तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। इनके अनुयायी क्या कहलाए हैं? कबीर पंथी। कबीर पंथी कहलाए हैं। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। जो कबीर है ये निर्गुण भक्ति धारा के पहले संत है। निर्गुण भक्ति के पहले संत, निर्गुण भक्ति के पहले संत थे। 70 का आंसर यहाँ पर पहला सही है। और कबीर की काव्य भाषा क्या है? कबीर की काव्य भाषा क्या है? कबीर की काव्य भाषा जो बोलचाल में है ये हिंदी है। कबीर की काव्य भाषा जो बोलचाल में है यह हिंदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भक्ति संत कृष्ण का उपासक नहीं था? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, रामानंद। और ये किसके उपासक है? किस पर बल दिया है? तो राम की भक्ति पर बल दिया है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही हो जाएगा। मीराबाई सभी को पता है, सूरदास भी कृष्ण के उपासक है, वल्लभाचार्य भी कृष्ण के उपासक है। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के संत तुकाराम ने किस पंथ की स्थापना की है? तो वारकरी पंथ की स्थापना की है। यहाँ पर वारकरी लिखा है तो ध्यान रखिएगा, वारकरी या वारकरी एक ही बात है। क्वेश्चन पेपर में आप सभी के वारकरी लिखा है। और जो वारकरी है इससे कौन कौन से संत जुड़े हुए हैं? तो यहाँ पर आपका नामदेव हो जाएगा, नामदेव है। इसके बाद में यहाँ पर तुकाराम आपने देख लिया है और ज्ञानेश्वर है। यहाँ पर ज्ञानेश्वर पहला है संत तुकाराम, दूसरा है संत नामदेव, तीसरा है संत ज्ञानेश्वर। ये सभी किससे जुड़े हुए हैं? तो वारकरी पंथ से जुड़े हुए हैं, वारकरी पंथ से। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन में किसका योगदान नहीं था? तो यहाँ पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा, बाबर नहीं था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र क्या था? गुलबर्गा। आंसर यहाँ पर आपका ए सही हो जाएगा, गुलबर्गा। नेक्स्ट है, संत जाम्भोजी का जन्म कहाँ हुआ था? नागौर में। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा।
और जन्म कब हुआ था? तो विक्रमी संवत 1508 में हुआ था। और जो नागौर है ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। 1857 ईस्वी के संघर्ष के निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता है कि जो विद्रोह की शुरुआत है, इस शुरुआत के समय गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था? आप सभी को पता हो तो कमेंट करके बताएं। लॉर्ड कैनिंग थे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन सा विद्रोह हुआ है? तो आपको पता है कि मेरठ का विद्रोह हुआ है। मेरठ का विद्रोह सबसे पहले हुआ है, तो फर्स्ट नंबर पर मेरठ का विद्रोह हो जाएगा। इसके बाद में है झांसी का विद्रोह, और इसके बाद में है लखनऊ का विद्रोह, और इसके बाद में नासिराबाद का विद्रोह। तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट पर हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका बी सही है, ए सी बी डी। 1857 विद्रोह की शुरुआत कब मानी जाती है? तो 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को शुरुआत मानी जाती है। डेट भी पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में, हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। हड़प नीति किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और यदि आपसे प्रथा पूछ ली जाए कि कौन सी प्रथा है जो डलहौजी से संबंधित है, तो गोद निषेध प्रथा जो है ये किससे संबंधित है? लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। और सहायक संधि किससे संबंधित है? जो सहायक संधि है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है लॉर्ड वेलेजली से। जो सहायक संधि है ये किससे संबंधित है? लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। वेलेजली से संबंधित है। और जो ये सहायक संधि है लॉर्ड वेलेजली ने अवध पर कब थोपी है? लॉर्ड वेलेजली से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉर्ड वेलेजली ने अवध पर जो ये सहायक संधि है ये कब थोपी है? किस सन से संबंधित है? तो 1801 से संबंधित है। और जो अवध का विलय है ये कब किया गया है? तो 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन लगाया है। अंग्रेजों ने किस पर कुशासन लगाया है? तो अवध पर लगाया है। अवध पर कुशासन लगाया है जिसके कारण हैदराबाद का विलय हुआ है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो हैदराबाद का विलय है ये कब और किस संधि के तहत आता है? तो सहायक संधि के तहत आता है जो कि लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। और 1856 ईस्वी में अंग्रेजों ने कुशासन का आरोप लगाते हुए अवध का विलय करवाया है। और जो अवध का विलय है ये अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ है। अंग्रेजी साम्राज्य में ही हुआ है। विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये 3 से 4 जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मध्यकालीन भारत में बंजारा कौन थे? तो यहाँ पर पहला आंसर सही है, खाद्यान्न जैसे सामानों के परिवहन या व्यापारी। तो ये जो बंजारा थे इनको यदि दूसरी तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाए कि जो बंजारा थे ये कौन थे? तो व्यापारी खाना बदोश थे। ये कौन थे? व्यापारी खाना बदोश थे। व्यापारी खाना बदोश थे। देखिए इनको कहा क्या जाता है? व्यापारी खाना बदोश को क्या कहा जाता है? जो ये व्यापार करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जो सामान की ढुलाई करते हैं इनको कहा जाता है। और इनका जो इस्तेमाल है ये किसने किया है? यूज कह सकते हैं। इस्तेमाल किसने किया है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इनका इस्तेमाल किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने इनका इस्तेमाल किया है। बंजारों का काम क्या था? तो अभी आपको बताया था कि जो बंजारों का काम होता है ये नगर बाजारों तक अनाज की ढुलाई करना। नगर बाजारों तक अनाज की ढुलाई करना मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह तक अनाज को पहुंचाना। नेक्स्ट है कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा है? तो कानपुर के जो शासक है नाना साहब, इन्होंने खुद को पेशवा कहा है। और नाना साहब को कहा क्या जाता है? तो इनको धोंदू पंत कहा जाता है। नाना साहब का अन्य नाम क्या है? धोंदू
पंत है, धुंधु पंत है। बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर थे। गवर्नर किसके तहत थे? तो बहादुर शाह जफर किसके तहत थे? तो ये पूछा जाए तो क्या होगा? बहादुर शाह जफर। और इनकी सहायता पूछ ली जाए किसने की है? नाना साहब की सहायता किसने की है? तो इनकी सहायता की है तात्या टोपे ने। इनकी सहायता किसने की है? तात्या टोपे ने इनकी सहायता की है। और जब ये हारने लगे थे तो ये नेपाल चले गए थे। हार के बाद ये नेपाल चले गए थे। नेपाल कब गए हैं? तो हार के बाद ये नेपाल गए हैं, हार के बाद। और इसके बाद में जब वो नेपाल गए थे तो वहीं से इन्होंने लड़ाई लड़ी है और लड़ते हुए अंग्रेजों के साथ ही इन्होंने अपना अंतिम जीवन व्यतीत किया है। आंसर आपने देखा यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा, जगदीशपुर। नेक्स्ट है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल था कौन? तो कर्जन थे। यहाँ पर पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। और कर्जन ने 1904 ईस्वी में कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया है। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया है। और कर्जन का जो शासन समय ये कब से कब तक माना जाता है? 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक माना जाता है। 1905 ईस्वी तक माना जाता है। और 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन भी किया है। 1905 में बंगाल का विभाजन किया है। और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की है? तो लॉर्ड कर्जन ने की है। भारतीय पुरातत्व की स्थापना किसने की है? तो लॉर्ड कर्जन ने स्थापना की है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कलकत्ता में जो विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा कर्जन के शासनकाल में हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इसको, कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जो निर्माण है किसके शासनकाल में किया गया है? तो ये कर्जन के शासनकाल में किया गया है। आंसर आपने यहाँ पर देखा है, पहला सही है। इसके बाद में यहाँ पर कैनिंग के बारे में, इनका जो शासन समय है ये कब से कब तक माना जाता है? 1856 से 1862 माना जाता है। 1856 से 1862 ईस्वी माना जाता है। और कैनिंग के समय में ही कौन सा एक्ट पारित हुआ है? तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ है? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1856 में। विधवा पुनर्विवाह कब पारित हुआ है? 1856 में। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और यहाँ पर देखिए मेयो के बारे में, तो मेयो कॉलेज की स्थापना की है। मेयो कॉलेज की स्थापना की है। मेयो कॉलेज की स्थापना की है। तो लॉर्ड मेयो ने की है। लॉर्ड मेयो ने स्थापना की है। ये कहाँ पर है? अजमेर में है। लॉर्ड मेयो ने क्या किया है? तो 1872 ईस्वी में कृषि विभाग की स्थापना की है। 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की है। और इनकी हत्या कब हुई है? यदि ये पूछ लिया जाए, ये आप सभी रीट एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। इनकी हत्या हुई है 1872 में। किसके द्वारा हुई है? तो अफगान ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। अफगान ने चाकू मारकर हत्या की। चाकू मारकर हत्या की। तो यहाँ पर आंसर आपने देखा था, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही था। और बाकी तीनों के बारे में आपने देख लिया है, आपके एग्जाम में ये तीनों क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद में है, आरा तथा जगदीशपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध 1875 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। कहाँ से? आरा तथा जगदीशपुर से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित जनजातीय समूह में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? उत्तराखंड से जो जनजाति संबंधित है वो क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे भोटिया जनजाति। आपका आंसर यहाँ पर बी सही है। जो खोंड जनजाति है,
खोंड आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो खोंड जनजाति है ये किसी से संबंधित है? उड़ीसा से। ये उड़ीसा से संबंधित है। गोंड जनजाति किससे संबंधित है? तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद में महाराष्ट्र, इसके बाद में महाराष्ट्र, इसके बाद में यहाँ पर बिहार हो जाएगा, यहाँ पर बिहार और उड़ीसा, और ये उड़ीसा से भी संबंधित है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया है? तो बेगम हजरत महल है और ये लखनऊ से संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, लखनऊ। लखनऊ में इस विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो लखनऊ में इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी 4 जून 1857 को। 4 जून 1857 को शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है, भारत में मुंडा जनजाति किस में निवास करती है? तो जो भारत में मुंडा जनजाति है छोटा नागपुर में निवास करती है। सी आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आदिवासी समाज को खेल में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? खेल में किसको विभाजित किया गया है? अहोम जनजाति को। अहोम जनजाति को खेल में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट है, तंती, मोमिन और देवंग समुदाय डैश में लगे हुए थे। तो किस काम में लगे हुए थे? बुनने के काम में लगे हुए थे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, बुनने के काम में लगे हुए थे। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में अंग्रेज आक्रमण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? जो सिपाही विद्रोह है कहाँ हुआ था? तो अवध में हुआ था। आंसर पहला सही है। नेक्स्ट है, किस स्थान में 1857 के सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई है? सिपाही विद्रोह की जो प्रथम घटना है सभी को पता है मेरठ में हुई है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही होगा। और मेरठ में कहाँ हुई है? मेरठ में यदि पूछा जाए तो बैरकपुर छावनी में हुई है। कहाँ पर? तो बैरकपुर छावनी में हुई है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किसने किया है? तो कानपुर का पूछा है, कानपुर का नेतृत्व किसने किया है? नाना साहब ने किया है। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। कानपुर का नेतृत्व किसने किया है? नाना साहब ने किया है। और इनको क्या कहा जाता है? धोंदू पंथ कहा जाता है। इनको धोंदू पंथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, 1857 के दौरान लिखित पुस्तक जो मांझा प्रवास है इसके लेखक है कौन? मांझा प्रवास के लेखक कौन है? तो विष्णु गोडसे हो जाएगा, विष्णु भट्ट गोडसे। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए हैं? तो यहाँ पर आंसर आपका 1858 सही हो जाएगा। किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए गए हैं? तो 1858। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था। कौन था? कोटा का शासक था महाराव राम सिंह। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, महाराव राम सिंह। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज आप सभी लोग कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट है, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताया है कि लॉर्ड कैनिंग थे। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया है। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, विधवा विवाह हो सके। इन्होंने प्रयास किया है और 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया है। और इनका जो इकलौता पुत्र था, पुत्र का जो विवाह है ये किसके साथ हुआ था? तो विधवा स्त्री के साथ इनका विवाह हुआ था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो पुत्र है इसका विवाह एक विधवा स्त्री के साथ हुआ था। तो इन्होंने किस पर बल दिया है? विधवा विवाह पर बल दिया है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, सी सही है। नेक्स्ट है, भारत में किस साल बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर 1929 सही हो जाएगा। पहले कब किया गया था? 1929 में किया गया था। और इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शारदा अधिनियम एक्ट के नाम से जाना जाता है। शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद में 2006 में हुआ है। इसके बाद में 2006 में ये अधिनियम पारित हुआ है। लागू कब किया गया है? तो ये लागू किया गया है 1 नवंबर
1 नवंबर 2007 को 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया है। नेक्स्ट है सत्य शोधक समाज डैश द्वारा स्थापित किया गया है, तो सभी को पता है ज्योतिबा राव फुले। आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फुले। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। ज्योतिबा फुले के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन उपनिषद में विश्वास रखता है। आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ब्रह्म समाज रखता है। जो उपनिषद है किस भाषा में लिखे गए हैं, तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। उपनिषद जो है संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और ये वेदों का हिस्सा है। जो उपनिषद है ये क्या है, तो ये वेदों का हिस्सा है। ये वेदों का हिस्सा है, वेदों का हिस्सा है। नेक्स्ट है आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी। आत्मीय सभा की जो स्थापना है राजा राममोहन राय ने की थी और कब किया था, तो 1815 ईस्वी में किया है। 1815 में इसकी शुरुआत की है। कहाँ पर, तो कोलकाता में। कहाँ पर, कोलकाता में। जो आत्मीय सभा की स्थापना है ये 1815 ईस्वी में कोलकाता में हुई और आधुनिक युग की शुरुआत के रूप में ये आत्मीय सभा की स्थापना की गई है। किस रूप में की गई है, आधुनिक युग की रूप में की गई है। नेक्स्ट है इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राममोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा है। तो आंसर यहाँ पर आपका क्या सही हो जाएगा, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय यहाँ पर डी आंसर सही है। और इन्होंने राजा की उपाधि दी है। इन्होंने किसकी उपाधि दी है, राजा की उपाधि दी है। किसको दी है, राजा राममोहन राय को। राजा की उपाधि किसने दी है, अकबर ने। उपाधि अकबर ने दी। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सूफी संत के शिष्य थे, तो बाबा फरीदुद्दीन गंजे सकर के शिष्य थे। किस सूफी संत के शिष्य थे, तो बाबा फरीदुद्दीन गंज सकर के। इनका जन्म कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश में। जन्म कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है, तो बदायूं में हुआ है। बदायूं कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। और ये चिश्ती घराने के चौथे सूफी संत हैं। चिश्ती घराने के चौथे सूफी संत। इनका निधन कब हुआ है, तो 1325 में निधन हुआ है। निधन कब हुआ है, 1325 ईस्वी में निधन हुआ है। शेख निजामुद्दीन औलिया ये किसके अनुयायी थे, ये ध्यान रखिएगा, ये किसके अनुयायी थे, तो बाबा फरीद के अनुयायी थे। बाबा फरीद के अनुयायी थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग इनका रिवीजन जरूर करते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।